गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जय किशन ने एक सोफे पर बैठते हुए माधवी की ओर संकेत किया। मिसेज माधवी गुप्ता कल ही विधवा हुई है। शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं, बेसहारा है, इसलिए यहीं रहेंगी। औरत ने आलोचनात्मक दृष्टि से माधवी को निहारा और मुस्कुराकर बोली, ओके सर, अभी इन्हें आराम की जरूरत है। किसी कमरे में पहुंचा दो, रजिस्टर की कार्यवाही करके हस्ताक्षर ले लेना। कपड़ों इत्यादि के लिए इन्हें जितने रुपयों की जरूरत हो वो कर्ज के रूप में दे देना। शाम को डाइनिंग रूम में सबसे इनका परिचय करा देना। यस सर, औरत ने कहा और माधवी से बोली, चलो। माधवी औरत के साथ बाहर निकल गई और जयकिशन वही बैठा उसे जाते देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक रहस्यमयी सी मुस्कुराहट फैल गई। चंद मिनट बाद अधेड़ आयु औरत वापस लौट आई तो जयकिशन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या विचार है मार्गरेट? A1 पीस लाए हैं सर, वो भी बिना खर्च के। जयकिशन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा विचार है आज उसका उद्घाटन करके अगले हफ्ते के ऑनरेबल मेहमान की सेवा में इसे प्रस्तुत किया जाए। मेरे विचार में अभी यह उचित नहीं रहेगा। क्यों? क्या आपको मालूम है कि वो गर्भवती है? हाँ मालूम है, मगर तुम्हारी नजरें बहुत तेज है मार्गरेट। जयकिशन ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी हालत में उसकी फिगर बिगड़ जाएगी। डिलीवरी तक उसका खर्चा उठाना ही होगा, उसके बाद ये हमारे हॉस्टल का सबसे सुंदर पीस होगी। जैसे तुम ठीक समझो, लेकिन रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर जरूर ले लेना कि वो अपनी और खुशी से यहाँ आई है, क्योंकि उसे रुपयों की जरूरत है। स्पष्ट है कि वो ऊपर की लिखाई तो पढ़ने से रही। ओके सर, अच्छा मैं चलता हूँ। समिता से ये कह देना आज उसका ओवरटाइम मेरे फ्लैट पर है। ओके सर। मार्गरेट मुस्कुराई, फिर जयकिशन मुस्कुराता हुआ उठकर बाहर निकल गया। शाम को माधवी का परिचय डाइनिंग रूम में हॉस्टल की सारी लड़कियों से करा दिया गया। इनमें हर रंग रूप, हर प्रांत और हर धर्म जाति की लड़कियां थी। बड़ी साफ सुथरी, हंसमुख और शिष्ट। माधवी को हॉस्टल का वातावरण इतना अच्छा लगा कि चंद ही घंटों में वो सबसे इस तरह घुल मिल गई जैसे बरसों की पहचान हो। इनमें विभिन्न काम करने वाली लड़कियां थी। कोई स्टेनो थी, कोई किसी की पर्सनल सेक्रेटरी, कोई टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती थी, कोई किसी शॉपिंग सेंटर में सेल्स गर्ल और कोई स्कूल में टीचर या लेक्चरर। हॉस्टल में ही एक भाग में गेस्ट रूम भी था जहां विभिन्न इंडोर खेलों का प्रबंध था। लड़कियां अपना फालतू समय वहीं गुजारती। खाने के बाद मार्गरेट के आदेश पर समिता ओवरटाइम पर चली गई थी। कुछ लड़कियां आराम करने गईं और कुछ गेम्स रूम में आ गईं। माधवी को एक लड़की कैरम पर खींच लाई। मन न चाहते हुए भी वह कैरम खेलने लगी। उस लड़की का नाम शांति था। उसके पूछने पर माधवी ने अपने बारे में संक्षेप में कुछ बता दिया। खेल ही के बीच में शांति ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम हॉस्टल की लड़कियों की कहानियां लगभग एक जैसी होती हैं, बस स्थितियों और समय का थोड़ा अंतर है। वैसे वही एक सरीखा दुर्भाग्य और शोषण। मेरा ही उदाहरण ले लो। ... भाई कोई था नहीं। 3 बहनों में सबसे बड़ी मैं थी। पिता क्लर्क थे। बड़ी से एक जगह शादी की, मगर पति और ससुराल वालों की दहेज की मांगें बढ़ती गईं। फिर वे लोग हिंसा पर उतर आए। एक दिन तो उन्होंने अपने विचारानुसार मुझे मार ही डाला था। ... 7वें माले से मुझे खिड़की से गिरा दिया। उधर संयोग से मैं कपड़ों से लदे एक ट्रक पर गिरकर बच गई, मगर मेरे पति ने झट से मेरे बापू को फोन कर दिया कि मैंने खिड़की से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। मेरे पिताजी का दफ्तर में ही हॉट हो गया और फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट करके उससे अलग हो गई। अब 2 बहनें मेरे ही खर्चे पर पड़ रही हैं। मैं एक प्राइवेट फर्म के मालिक की पर्सनल असिस्टेंट कम स्टेनोग्राफर हूँ। चैन से गुजर रही है। तुम्हारे पति ने फिर याद नहीं किया कभी? क्यों नहीं, बहुत हाथ पांव जोड़े, रोया पीटा। माँ बाप के बहकाने का बहाना मैं अब उससे घृणा करती हूँ। जरा सोचो, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए प्राण दे दिए और मेरा पति पैसे के लिए मेरी जान लेना चाहता था। है ना धरती आकाश का अंतर दोनों में। एकाएक मार्गरेट ने आकर शांति से कहा, शांति, तुम्हारे बॉस का फोन आया है। उनकी सिंगापुर की कोई पार्टी आ रही है। 1 बजे की फ्लाइट से तुम बॉस के साथ उसे रिसीव करने जाओगी। ओके आंटी।